नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज की एक नई वीडियो। दोस्तों, लक्ष्य सीरीज में हम विजन आईएएस का पीटी 365 डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, पीटी 365 पूरे वर्ष की घटनाओं का कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवरेज किया हुआ एक मटेरियल होता है, जो कि प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस कोचिंग संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षाएं दो महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 14 मई को आयोजित होनी है और यूपीएससी सीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को आयोजित होनी है। तो दोस्तों, इन दोनों परीक्षाओं को केंद्र में रखते हुए हम पीटी 365 को करंट अफेयर्स के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने काफी वीडियोस आपके लिए करंट अफेयर्स का दिया। पीटी 365 में जो हमारी लक्ष्य सीरीज इस चैनल पर चल रही है, उसके अंतर्गत हम पर्यावरण के जो पीटी 365 उसको भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भी पीटी 365 चल रही है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की भी पीटी 365 साथ ही साथ चल रही है। अभी कुछ दिनों बाद से आपको इकोनॉमी की भी पीटी 365 के वीडियोस मिलने लगेंगे चैनल पर। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक वीडियो आपका पहले से ही बन चुका है, जो कि भारत चीन संबंधों पर रिलेटेड था। उससे जो भी नई चीजें निकल कर आ रही थी उसको हमने डिस्कस किया हुआ है और वो दोस्तों वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाकर उसको देखें। आज दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों का दूसरा वीडियो है और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे आज भारत चीन संबंधों के बाद बारी आती है हमारे पड़ोसी देश। पश्चिम में हमारा पड़ोसी कौन है? पश्चिम में हमारा पड़ोसी है अपना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस पर आज का वीडियो बेस्ड है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है उसको करंट में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, आपका ये मैप के अंदर आप लोग देखेंगे कि भारत के पश्चिम साइड में पाकिस्तान, जो कि हमसे ही 1947 में विभाजित होकर पाकिस्तान बना। जब 1947 में भारत का विभाजन होता है तो दो पाकिस्तान बनते हैं, एक यहाँ पश्चिम साइड में जो आज अस्तित्व में है और एक यहाँ पर पूरब साइड में भी पाकिस्तान था। तो इसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे और इसको पश्चिमी पाकिस्तान, और आज इसको पाकिस्तान बोलते हैं। और पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध लड़ा गया, तब से 1971 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त होकर के बांग्लादेश अस्तित्व में, बांग्लादेश नाम का एक देश अस्तित्व में आया। और आप जानते हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से में पूर्वोत्तर के राज्यों से घिरा हुआ बांग्लादेश एक देश के रूप में आज अस्तित्व में है। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज हम इस पश्चिम वाले पाकिस्तान की बात करेंगे जिसका अस्तित्व आज है, इससे हमारे देश भारत के रिलेशनशिप्स की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य भारत और पाकिस्तान के। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 2300 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर। यह सीमा भारत के 4 क्षेत्रों जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कहां? यहां जम्मू और यहां पंजाब, यहां राजस्थान और यहां पर गुजरात। इन 4 राज्यों की सीमाएं जो है वह पाकिस्तान से लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि इसमें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, पीओके कौन सा हिस्सा है? ये यहाँ पे आप देखेंगे एक ये हिस्सा जो है यहाँ पर पीओके बनता है, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके को जो है भारत के कश्मीर प्रांत का एक हिस्सा है जो अभी पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो उसी को हम पीओके बोल देते हैं, इसलिए पीओके के कारण कश्मीर के साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ क्या शामिल कर रहे हैं? जम्मू। ठीक है, अब भारत 5 अक्टूबर 2019 को जब से धारा 370 कश्मीर में धारा 370 रिमूव हुई है, तब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पहले लद्दाख भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की वर्तमान सीमा 1947 में विभाजन के परिणाम स्वरूप रेडक्लिफ आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। तो रेडक्लिफ लाइन की बात आए
तो आप जान लेना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की बात हो रही है। इसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो एक सर रेड क्लिफ थे, उस समय में ब्रिटेन में एक वकील हुआ करते थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, फिर भी अंग्रेजों ने ऐसे जैसे तैसे वकील को बुला करके रेड क्लिफ आयोग बना दिया और उसी ने मैप पर एक सीमा खींच दी और उसी के इस तरफ आपका इंडिया हो गया और इस तरफ पाकिस्तान। सिंपल सा विभाजन हुआ था, ठीक है। लेकिन इस विभाजन की विभीषिका 1947 में पूरे देश को भुगतनी पड़ी, काफी बड़ा विस्थापन हुआ लोगों का, ठीक है। दोनों देशों के मध्य लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। बायलैटरल जो ट्रेड होता है वह कितने डॉलर का है? 500 मिलियन डॉलर का, ठीक है। भारत इस द्विपक्षीय व्यापार में अधिशेष की स्थिति में है। अधिशेष मतलब क्या होता है कि लाभदायक स्थिति में, यानी कि हम पाकिस्तान से खरीदते कम है, बेचते ज्यादा, ठीक है। पाकिस्तान को हम चीजें बेचते ज्यादा हैं। फिलहाल अभी काफी दिनों से सारी चीजें बंद हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता भी बंद है। अब तो भारत पाकिस्तान से कोई बात भी नहीं करता, हालांकि पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि भारत से कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन संभव लगती नहीं है जब तक भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार यात्री की शुरुआत 2005 में हुई थी। दोनों देश मतलब जैसा कि विभाजन से पहले 1947 से पहले दोनों देश एक ही थे, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग धर्म के आधार पे जो बंटवारा हुआ, जो हिंदू थे पाकिस्तान में वो भारत में चले आए, जो भारत में मुस्लिम थे वो चले गए पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी कुछ लोग रह गए हैं दोनों देशों में। तो क्या होता है कि एक दूसरे के रिश्तेदार दोनों देशों में हैं, तो एलओसी से आर पार अभी भी रिश्तेदारों से मिलने जाने की जरूरत पड़ती है। मूल रूप से पंजाब वाले एरिया में, तो वहां पर आर पार जाने की शुरुआत कब हुई? 2005 से, ठीक है। कश्मीर से व्यापार की शुरुआत कब होती है? 2009 में पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अब ये है एक करतारपुर कॉरिडोर, जो भारतीय श्रद्धालुओं के साथ साथ भारत के विदेशी जो नागरिक हैं, जो कारधारक हैं, उनके लिए गुरुद्वारा करतारपुर साहिब जो कि पाकिस्तान में है। और करतारपुर कॉरिडोर क्यों फेमस है? क्योंकि जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक साहिब, तो गुरु नानक साहिब ने अपने जीवन के अंतिम समय में करतारपुर में ही जाकर बस गए थे, तो इसलिए सिख कम्युनिटी की जो धार्मिक सद्भावना है, तो ये करतारपुर पाकिस्तान में है, इसलिए जो है करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण भी किया गया है सिख श्रद्धालुओं के लिए, ठीक है। तो वीजा मुक्त आवाजाही होती है करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू। भारत और पाकिस्तान ने 2012 में एक वीजा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वीजा प्रणाली के लिए उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया था। द्विपक्षीय जो वीजा प्रणाली थी उसमें थोड़े से ढील दी गई थी, नियमों को थोड़ा सहज बना दिया गया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान सार्क जो कि संगठन है, सार्क, G33, विश्व व्यापार संगठन आपका WTO और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य देश हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अब आइए हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते की, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखेंगे सिंधु जल संधि समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपको बता दूं कि सिंधु नदी के जल के बंटवारों को लेकर के और उसकी सहायक नदियों को लेकर के, उनके जल के बंटवारों को लेकर के ये सिंधु जल संधि अपनाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत ने क्या किया है, हाल का कंटेक्स्ट ये है कि भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? यह नोटिस इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद पहली बार इसमें संशोधन की प्रक्रिया को शुरू करता है, ठीक है। तो भारत ने संशोधन की डिमांड की हुई है। भारत इस संधि में संशोधन की मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने समझौते का क्या किया है, उल्लंघन किया है, और इस वजह से पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया। इसलिए इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के उल्लंघन को सुधारने के लिए अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने पर विचार करने हेतु 90 दिन का समय दिया गया है भारत द्वारा पाकिस्तान को। तो भारत ऐसा पाकिस्तान पर आरोप लगाता है कि पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसका उल्लंघन किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग इंडस रिवर का जो बेसिन है उसको देखेंगे तो आपको इंडस रिवर दिखेगी,
और इंडस रिवर का जो है ये पाकिस्तान, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां से ये, और ये वाला एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है उसी के जल को लेकर के, और उसकी सहायक नदियां आप जानते हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है और व्यास है और सतलुज है। तो इन्हीं नदियों के जल को लेकर के बंटवारा किया गया है, इसी को हम सिंधु जल संधि समझौता बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, आगे और थोड़ा सा देखेंगे सिंधु जल समझौते की। फिलहाल इस जो नोटिस जारी किया गया इंडिया के द्वारा उसकी बातचीत हम कर लेते हैं। यह नोटिस संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत जारी किया गया है। अनुच्छेद 12(3) में कहा गया है कि इस संधि के प्रावधानों को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच विधिवत जो है रेटिफाइड किया जाता है ट्रीटी को। ठीक है, संशोधित किया जा सकता है। अब जल साझाकरण के लिए महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत क्या दिए गए, आप लोगों को बता दूं कि जो सिंधु जल संधि समझौता हुआ था उसके बीच में जो मध्यस्थता किया था उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कब हुआ, 1960 में, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन किसके मध्यस्थता में हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ सिद्धांत देखेंगे जल साझाकरण को लेकर के। तो हार्मन डॉक्ट्रिन क्या है, इसके अनुसार प्रत्येक देश को अपने जल संसाधनों पर संप्रभु अधिकार होता है, यानी कि सोवरेनिटी होती है जल संसाधन पर अपने देश को, मतलब प्रत्येक देश को। साथ ही वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इनका अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब कैपियोन नियम क्या है, तो ये नियम तर्कसंगत न्यायोचित हिस्से का निर्धारण करते समय जलभृत अर्थात जो भूमिगत या जीवाश्म जल है उसको शामिल करने का समर्थन करता है। ठीक है, और आगे हेलसिंकी नियम जो कि 1996 में आया। तो हेलसिंकी नियम के अंतर्गत क्या किया गया कि इन नियमों ने अंतरराष्ट्रीय जल कानून के मूल सिद्धांत के रूप में नदी को साझा करने वाले देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय जल अपवाह बेसिन के जल को तर्कसंगत और न्यायोचित उपयोग के लिए सिद्धांत स्थापित किया है। तो हार्मन डॉक्ट्रिन सिद्धांत, कैपियोन नियम और हेलसिंकी नियम आप लोग याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस विषय को लेकर के। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये नियम, फिलहाल आप नाम याद रखेंगे थोड़ा सा सही रहेगा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कुछ अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत दिए गए हैं। आइए अब देखेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में, सिंधु जल संधि के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किया गया। इस संधि पर मध्यस्थता किसने की, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप लोग बताना मध्यस्थता किसने की थी। अब उद्देश्य क्या है, यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण सीमित करती है। इसमें 6 मुख्य नदियां शामिल हैं, जिनकी कई सहायक नदियां भी इसमें शामिल हैं इस जल के बंटवारे में। नदी जल के बंटवारे के प्रावधान क्या हुए वो देख लेंगे। प्रावधानों पर थोड़ा सा आप लोग नजर रखना। पूर्व की ओर जो नदी है यानी कि भारत की ओर जो नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी का समस्त जल, पूरा जल भारत को बांटा गया है, भारत को आवंटित किया गया है। पूर्व की नदियों का जितना जल है वह भारत के अधिकार क्षेत्र के लिए दिया गया है। साथ ही भारत इसका अप्रतिबंधित उपयोग कर सकता है। पूर्वी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित समस्त जल की मात्रा लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट होती है। ठीक है, अब पश्चिमी जो नदियां हैं यानी कि पाकिस्तान की तरफ जो नदियां हैं, पाकिस्तान की तरफ जो नदी है मुख्य रूप से पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ती है आपकी सिंधु नदी, झेलम, चिनाब। तो सिंधु, झेलम, चिनाब का ज्यादातर जल पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया है। जैसे सतलुज, व्यास, रावी का जल भारत के लिए आवंटित किया गया, वैसे ही सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर जल के उपयोग का निर्धारण पाकिस्तान के लिए किया गया है। पश्चिमी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित जल की मात्रा 133 MAF है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपको ये डाल देता हूं, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार है। तो जो पाकिस्तान की तरफ नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका तो भारत से ही बहकर उधर जाती हैं, तो इन पर क्या है, रन ऑफ द रिवर परियोजना के तहत जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जल विद्युत के लिए, उनके पानी का उपयोग भारत कर सकता है, इसका अधिकार भारत को
सौंपा गया है। इन परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड का अनुपालन अनिवार्य है। चिनाब नदी की सहायक नदियों पर भारत हाइड्रो पावर परियोजनाएं जिसमें पाकलदुल, किरू, लोअर कलनाई और रतले बांध परियोजना भारत द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा ये सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है, जल विद्युत प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसमें जल विद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा बहुत कम या किसी प्रकार का जल भंडारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के जो समाधान चरण है उनको हम देख लेंगे। तो पहले चरण में क्या हुआ, स्थायी सिंधु आयोग बना जिसके अंतर्गत नदी विवाद से संबंधित प्रश्नों के समाधान खोजता है और या इन्हें अंतर सरकारी स्तर पर ले जाया जा सकता है। दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण में तटस्थ विशेषज्ञता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स हैं, ये जल के बंटवारे पर अनसुलझे प्रश्नों या मतभेदों के निपटान में मदद करते हैं। और तीसरा चरण क्या है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता के लिए कोर्ट, तो यह विवाद समाधान के लिए गठित 7 सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखना। आगे नोट में देख लेना है कि तटस्थ विशेषज्ञों और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, विश्व बैंक द्वारा। और यह संधि, हालांकि यह संधि विश्व बैंक को एक निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है कि क्या एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया पर वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन ये जो तटस्थ विशेषज्ञों और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसकी नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया और किसने इसकी नियुक्ति की, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण और इसी के साथ इसका एक सब टॉपिक है शिमला एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट देख लेंगे क्योंकि शिमला एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में शिमला एग्रीमेंट को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो देखेंगे कि शिमला समझौता आखिर है क्या। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हस्ताक्षरित, और जो इसने भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की शिमला एग्रीमेंट ने। इस हस्ताक्षर किए गए कब, 1971 के युद्ध के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया। ठीक है, वो बांग्लादेश के विभाजन को लेकर के जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना इसी युद्ध के बाद, 1971 के युद्ध के बाद। तो शिमला समझौते के जो प्रमुख पॉइंट्स हैं उसको देख लेंगे। तो 2 राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर सिद्धांतों और उद्देश्यों को अपनाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। साथ ही इसमें प्रत्यक्ष द्विपक्षीय तरीकों के माध्यम से सभी बिंदुओं को शांतिपूर्ण तरीके से पारस्परिक प्रतिबद्धता के साथ समाधान करने की बात कही गई। दोनों देशों के लोगों के मध्य संपर्कों पर विशेष ध्यान देने के लिए सहयोगात्मक संबंध निर्मित करने पर जोर दिया गया। साथ ही शिमला समझौते के अंतर्गत कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके शिमला समझौते के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। साथ ही दोस्तों शिमला समझौते के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता समानता का सम्मान करेंगे दोनों देश। एक ओर जहां भारत ने शिमला समझौते के सिद्धांतों को ईमानदारी से पालन किया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अपने शुरुआती वादों पर खरा नहीं उतरा। यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहता है, साथ ही इसका समाधान खोजने के लिए एक तीसरे पक्ष को जैसे चाइना जैसे देश को शामिल करने की कोशिश करता रहता है पाकिस्तान, और वह नियंत्रण रेखा पर बार बार उल्लंघन करता है। शिमला समझौते के अतिरिक्त लाहौर घोषणा पत्र जो कि 1999 में इसी बात को दोहराता है, शिमला समझौते वाली बात को, कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने की आवश्यकता है, किसी तीसरे देश को इसमें मध्यस्थ नहीं बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये डिस्कशन यहीं तक रहेगा और आगे फिर हम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करेंगे, एक अलग से उस पर वीडियो लेकर आएंगे जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। चीन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है बहुत महत्वपूर्ण और चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान महत्वपूर्ण रूप से भागीदार है। और सीपेक दोस्तों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि एक विवादित हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वहां से जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब हम PT 365 का इंटरनेशनल सेक्शन का लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इसको आराम से आप लोग रिवाइज करते रहिए। वीडियोस आपके लिए अच्छे लग रहे हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिए
और साथ ही टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि ऑफिशियल चैनल है कंपटीशन वार का, जिसमें आपको द हिंदू और पीआईबी के न्यूज जो है वो हिंदी में आपको डेली बेसिस पर और सिलेक्टेड न्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।